नमस्कार। भारत का भूगोल पार्ट 2 में हम आज फिजियोग्राफी ऑफ इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। फिजियोग्राफिक रीजन्स पढ़ेंगे, भारत के भूगोल के भूभौतिक प्रदेश पढ़ेंगे भारत के भूगोल के। तो आप सब आ जाइए और नोट्स साथ में बनाते चलिए। नोट्स ही मैं आपके साथ में स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। तो भूभौतिक प्रदेश में हम देखते हैं भारत के, एक सेकंड, भारत के भारत की भूगर्भिक संरचना के कारण हम भारत में उच्चावच से संबंधित बहुत सारी विविधताएं हम देखने को मिलती भी है और पाई भी जाती है। तो इसमें जो उच्चावच की विविधता से संबंधित मुख्य रूप से चार तत्व आते हैं। एक तो पर्वत, पहाड़ियां, पठार और मैदान। तो पर्वत हम देखें तो भारत में लगभग कितने प्रतिशत पर है? माउंटेन 10.5% भाग पर विस्तृत है। दूसरी है पहाड़ियां, हिल्स, ये 18.5% भाग पर विस्तृत है। फिर तीसरा आते हैं पठार। पठार लगभग 27.7% क्षेत्रफल पर विस्तृत है और मैदानी भाग 43.2% भाग पर विस्तृत है। और भारत के भू आकृतिक प्रदेश को हम निम्नलिखित भागों में हम बांट सकते हैं। ये चित्र देख लीजिए आप। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, फिर उत्तरी मैदानी प्रदेश, और फिर प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, और तटीय मैदानी प्रदेश और द्वीपीय प्रदेश। तो मुख्य रूप से हम 5 भागों में इसको बांटते हैं। इसके साथ में आप चित्र भी देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लेना आप। फिर है सबसे पहले आता है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। बहुत शानदार ये टॉपिक है आपके जीवन में। जब तक आप इंडिया में हो तब तक आपके जीवन में काम में आने वाला है और नॉलेज भी काफी बढ़ेगा आपका। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को हम देखते हैं तो ये भारत के उत्तरी भाग में पश्चिम से पूर्व तक एक चाप नुमा आकृति में विस्तृत प्रदेश है। भारत के उत्तरी भाग में पश्चिम से पूर्व तक एक चापाकार आकृति में फैला हुआ है और ये प्रदेश 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस पर्वतीय प्रदेश का निर्माण हिमालय पर्वत से होता है। किससे? हिमालय पर्वत से होता है। 1 मिनट। हाँ, तो आ जाइए वापस। इस पर्वतीय प्रदेश का निर्माण हिमालय पर्वत से होता है। और दूसरी चीज हम देखें, हाईलाइट अभी काम नहीं कर रहा है, इस पे शब्दों पे काम करता है, वर्ड्स पे, नोट्स पे काम नहीं कर रहा है। कोई नहीं। ये पर्वतीय प्रदेश का निर्माण इस पर्वतीय प्रदेश का निर्माण हिमालय पर्वत से होता है। हिमालय पर्वत एक नवीन वलित पर्वतमाला है। नवीन वलित पर्वतमाला है और जो टेरिटरी मतलब जो टेरिटरी नहीं, टर्सरी है। टर्सरी पीरियड में यूरोपियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण से टकराने से बनता है। हिमालय पर्वत का निर्माण 33 सागर के अवसादों से हुआ है और इस पर्वत का निर्माण मुख्य रूप से ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों से निर्मित हुआ है। ये स्थित यहाँ स्थित पर्वतों पर अल्पाइन ग्लेशियर्स पाए जाते हैं जिनसे भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। इस पर्वतीय प्रदेश के मुख्य रूप से 3 भाग हैं: ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल। नंबर 1 ये ट्रांस हिमालय आपको एटलस में मैप में दिख रहा है। फिर मेन हिमालय और ये पूर्वांचल। ट्रांस हिमालय ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग है। ट्रांस हिमालय हिमालय के उस पार मतलब हिमालय से भी उत्तर में। ये भाग जम्मू कश्मीर तथा तिब्बत में विस्तृत है और ये मुख्य हिमालय की वृष्टि छाया प्रदेश में आने के कारण यहाँ पर शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। लगभग वर्षा बहुत नगण्य मात्रा में होती है। इस भाग में 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। नंबर 1 कराकोरम, आपने नाम सुना ही होगा। फिर लद्दाख और जास्कर। कराकोरम पर्वत श्रेणी को हम देखते हैं तो ये ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। देखो चित्र में भी दिख रहा होगा, कराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। इस भाग की सबसे लंबी और ऊंची श्रेणी भी है और इस श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू, गोडविन आस्टविन, आपने सुना सुना होगा, पाई जाती है। केटू स्थित है और इस श्रेणी में बहुत से अल्पाइन हिमनद पाए जाते हैं जैसे हिस्पार, बतूरा, बाल्टोरा, बीएफओ और सियाचिन। सियाचिन का क्वेश्चन अभी आईएएस में भी आया था कि सियाचिन ग्लेशियर कौन सी घाटी में है? तो सियाचिन नुब्रा घाटी में अवस्थित है। सियाचिन हिमनद हिमनद नुब्रा वैली में स्थित है। नुब्रा नदी का उद्गम सियाचिन हिमनद से होता है। किससे? नुब्रा नदी का उद्गम किससे होता है? सियाचिन ग्लेशियर से। सियाचिन हिमनद विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि भूमि में से एक है।
ये लद्दाख, ये केटू हो गया, यहाँ सियाचिन, गोडविन ऑस्टिन, लद्दाख का पठार आ गया, और कराकोरम आ गई, फिर इंडस नदी है ये, और इधर कैलाश मानसरोवर झील आ जाती है। फिर दूसरा देखते हैं हम लद्दाख रेंज, लद्दाख पर्वत श्रेणी। इस पर्वत श्रेणी को तिब्बत में कैलाश पर्वत भी कहते हैं, जिस पर शिव जी का वास माना जाता है, शिव और पार्वती का। इसके दक्षिण में मानसरोवर झील स्थित है। काराकोरम तथा लद्दाख श्रेणी के बीच लद्दाख का पठार अवस्थित है, और ये भारत का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। लगभग 4800 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। यह अंतः पर्वतीय पठार का उदाहरण है, इसलिए यहाँ शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है, मतलब दो पर्वतों के मध्य पठार पाया जाता है। ये भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। फिर आता है तीसरा पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी। ये ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। इस श्रेणी इस श्रेणी तथा लद्दाख श्रेणी के बीच सिंधु नदी घाटी बहती है, मतलब लद्दाख और जास्कर के बीच सिंधु नदी बहती है, और जैसा जास्कर नदी भी है जो सिंधु नदी की सहायक नदी है। फिर वो आगे चलते हैं हम, मुख्य हिमालय, महान हिमालय। मुख्य हिमालय के तीन भाग हैं, अभी देखेंगे हम। मुख्य हिमालय जैसे देख लो, लगभग इधर 400 किलोमीटर की चौड़ाई में, इधर 150 किलोमीटर की चौड़ाई में है। पूरा 2400 किलोमीटर चापाकार आकृति में फैला हुआ है, सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक। सिंटैक्सियल बैंड इसमें पाया जाता है, अभी देखेंगे क्या होता है ये पर्वतीय प्रदेश का दूसरा प्रमुख भाग है। ये भाग सिंधु घाटी से ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक स्थित है। इस भाग के दोनों ओर अक्षांगीय मोड़, सिंटैक्सियल बैंड पाया जाता है, दोनों ओर, मतलब दोनों ओर गहरे गोज के साथ उत्तर से दक्षिण में मुड़ जाते हैं। तो एक मोड़ आता है जिसे सिंटैक्सियल बैंड कहते हैं। इस भाग की चौड़ाई पश्चिमी भाग में अधिक तथा पूर्वी भाग में कम है। क्या होगा, इस भाग की चौड़ाई पश्चिम भाग में तो अधिक है और पूर्वी भाग में कम है, मतलब पश्चिम भाग में लगभग 500 किलोमीटर, 400 से 500 किलोमीटर के आसपास चौड़ा है, और जैसे ही पूर्व में जाएंगे वहां 150 से 200 किलोमीटर की चौड़ाई हो जाती है। ये लगभग 2400 किलोमीटर की दूरी में, लंबाई में विस्तृत है। इस भाग में तीन प्रमुख पर्वत श्रेणी है, वृत्त हिमालय जिसे महान हिमालय भी कहते हैं, मध्य हिमालय जिसे लघु हिमालय भी कहते हैं, और शिवालिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं वृत्त हिमालय, महान हिमालय। महान हिमालय नंगा पर्वत से नामचा पर्वत पर्वत तक लगभग 2400 किलोमीटर की ऊंचाई में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी हो गई, औसत चौड़ाई सॉरी 25 किलोमीटर, और औसत ऊंचाई हो गई 6100 मीटर। औसत ऊंचाई देख लो 6100 मीटर किसकी, महान हिमालय की। इसका मतलब उसकी हाइट बहुत ज्यादा है। ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ पर्वत वर्ष भर बर्फ से ढके रहते हैं, और इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। ये विश्व का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इस श्रेणी में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी है, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर स्थित है, और माउंट एवरेस्ट नेपाल चीन की सीमा पर स्थित है। इसे नेपाल में सागर माता भी कहते हैं, माउंट एवरेस्ट को। और इस पर्वत पर बहुत से प्रमुख हिमनद भी पाए जाते हैं, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, संतोपत, पिंडारी और मिलाम। हिमनद ग्लेशियर पाए जाते हैं, जिनसे बहुत सारी नदियां भी निकलती है। इस श्रेणी में बहुत से दरे पाए जाते हैं, इनकी स्थानीय भाषा में ला कहा जाता है। तो वृत्त हिमालय के हम महान हिमालय के प्रमुख दरे भी देख लेते हैं। प्रमुख हिमालय के दरे कौन कौन से देखो, बुर्जिल, आप लोकेशन भी देखते जाना, 1 नंबर बुर्जिल, 2 नंबर जोजिला, बड़ालाचला, सिपकिला, मानाला, नितिला, लिपुलेख, नाथुला, जिलेपला और बोमडिला। बुर्जिल दरे को देखें तो ये श्रीनगर को पीओके से जोड़ता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को जोड़ता है। ये दरे के माध्यम से घुसपैठ की गतिविधियां बहुत अधिक की जाती है आतंकवादियों द्वारा। फिर आता है जोजिला जिला, ये दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, बहुत महत्वपूर्ण। इस दरे से एनएच फर्स्ट डी गुजरता है। फिर है बड़ालाचला, ये दर्रा हिमाचल प्रदेश में होता है, और हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ता है बड़ालाचला। और रोहतांग दर्रा भी इसके नजदीक ही कह सकते हैं, इसी रूट पे कह सकते हैं, क्योंकि वो मनाली से मंडी कोले से जोड़ता है। फिर आता है सिपकिला दर्रा, ये दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। सिपकिला दर्रा किसको जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। इस दर्रे का निर्माण सतलज नदी द्वारा किया गया, किसके द्वारा, सतलज। और इस दर्रे के माध्यम से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। इस दर्रे के माध्यम से चीन के साथ व्यापार किया जाता है, सिपकिला दर्रे के माध्यम से। और फिर मानाला और नितिला दोनों उत्तराखंड में है, जो तिब्बत को जोड़ते हैं। फिर लिपू लिपू लेक दर्रा, ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, लेकिन यहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। मानसरोवर का इसका द्वार द्वार भी बोलते हैं। इस दर्रे के माध्यम से चीन के साथ व्यापार किया जाता है। फिर आता है नाथुला दर्रा, देखो नाथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, बहुत महत्वपूर्ण दर्रा है। समसामयिक दृष्टि से हम कह सकते हैं
और राजनयिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दर्रे से प्राचीन देश से हमारा गुजरता था, और इस दर्रे का उपयोग चीन के साथ व्यापार एवं कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए किया जाता है। मानसरोवर की यात्रा इस दर्रे के माध्यम से अधिक सुगम मानी जाती है, नाथुल्ला दर्रे से। फिर आगे चलते हैं तो जिलेपला दर्रा। जिलेपला दर्रा भी सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। बोमडिला आपको पता है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। इस प्रकार इसके 10 मुख्य मुख्य दर्रे हो गई। फिर आगे चलते हैं हम मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में हम देखेंगे कि मध्य हिमालय में कौन कौन सी पर्वत चोटियां आती है। देखो, मध्य हिमालय की चौड़ाई वही है, सेम 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 50 किलोमीटर की औसत इसकी चौड़ाई मान सकते हैं, और औसत ऊंचाई है 3700 से 4500 मीटर। जम्मू कश्मीर में मिडिल मध्य हिमालय, लघु हिमालय में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको मर्ग कहते हैं। उत्तराखंड में बुग्याल और पयाल कहते हैं। यहाँ पे टेम्परेट ग्रास लैंड पाए जाते हैं, मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। किसमें? उत्तराखंड में, लघु हिमालय में। तो उसकी मुख्य पहाड़ियां हैं, वो है पीर पंजाल, धौलाधर। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, और उत्तराखंड में मसूरी या नाग टिबा, और नेपाल में काठमांडू। और फिर उससे आगे चलते हैं तो डोकिया श्रेणी किसमें कहते हैं? सिक्किम में। और ब्लैक माउंट कहते हैं भूटान में। इसे हिमाचल या इसे हिमाचल हिमालय या लघु हिमालय भी कहते हैं। इस श्रेणी 2400 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर। औसत श्रेणी की ऊंचाई लगभग 3700 से 4500 मीटर के बीच पाई जाती है। श्रेणी की ऊंचाई लगभग 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच पाई जाती है। इस श्रेणी के विभिन्न स्थान के नाम है, जैसे JNK में क्या बोलते हैं इसको? जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में मसूरी, नेपाल में महाभारत लेक, सिक्किम में डोकिया श्रेणी, भूटान में ब्लैक माउंटेन, सॉरी, भूटान में ब्लैक माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। मध्य हिमालय तथा लघु हिमालय के बीच बहुत सी घाटियां भी पाई जाती है, जैसे कश्मीर की घाटी, बहुत फेमस कश्मीर की घाटी है। किसके किसके मध्य पाई जाती है? महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच। तो कश्मीरी घाटी को वृद्ध कश्मीर घाटी वृद्ध हिमालय और पीर पंजाल के मध्य पाई जाती है। फिर कुल्लू की घाटी, कुल्लू मनाली की घाटी किसके मध्य? महान हिमालय और धौलाधर के बीच। फिर कांगड़ा घाटी आती है महान हिमालय और मसूरी के बीच। और काठमांडू घाटी आती है महान हिमालय और महाभारत के बीच। इस प्रकार ये घाटियां पाई जाती है। और उसके आगे चलते हैं तो देखते हैं श्रेणी पर ग्रीष्म ऋतु में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी पाए जाते हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं, उत्तराखंड में बुग्याल पयाल कहा जाता है। शीत ऋतु के दौरान यह श्रेणी बर्फ से ढक जाती है। इस श्रेणी पर स्थित घास के मैदानों का उपयोग स्थानीय समुदाय अपने पशुओं को चराने के लिए करते हैं। इस श्रेणी या इस क्षेत्र में बहुत से पर्यटन स्थल भी है, जैसे कुल्लू हो गया, मनाली है, नैनीताल, मसूरी, इस तरह और भी है काफी। इस श्रेणी में कुछ प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं, जैसे पीर पंजाल का दर्रा। ये दर्रा श्रीनगर को पीओके से जोड़ता है। इसको जोड़ किससे जोड़ता है? पीर पंजाल दर्रा श्रीनगर को पीओके से जोड़ता है। और बनिहाल दर्रा दूसरा जो है, ये दर्रा श्रीनगर और जम्मू बहुत महत्वपूर्ण है। बनिहाल दर्रा श्रीनगर से जुड़ने वाला एकमात्र मार्ग है, श्रीनगर और जम्मू को जोड़ता है। इस दर्रे से NH फर्स्ट ए गुजरता है, और इसी दर्रे पर अभी हाल ही में जवाहर सुरंग का उद्घाटन किया गया था। एक शब्द आता है ऋतु प्रवास, ट्रांस ह्यूमेंस। ये क्या था? देखो, ये होता है ऋतुओं में होने वाले परिवर्तन के साथ जब स्थानीय समुदाय अपने पशुओं के साथ चारे तथा जल की तलाश खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पलायन करते हैं, तो उसे ऋतु प्रवास कहा जाता है। ऋतुओं में होने वाले परिवर्तन के साथ जब स्थानीय समुदाय अपने पशुओं के साथ चारे तथा जल की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पलायन करते हैं, तो उसे ऋतु प्रवास कहते हैं। जम्मू कश्मीर में गुर्जर तथा बकरवाल समुदाय ऋतु प्रवास करते हैं। ये ग्रीष्म ऋतु के दौरान ये पर्वतों की ओर तथा शीत ऋतु के दौरान ये घाटी की ओर पलायन करते हैं। इस प्रकार का इसमें सिस्टम होता है। फिर एक शब्द आता है बहुत महत्वपूर्ण, करेवा। करेवा क्या है? करेवा पीर पंजाल श्रेणी के निर्माण के कारण कश्मीर घाटी क्षेत्र में अस्थायी झीलों का निर्माण हुआ। मतलब पीर पंजाल श्रेणी का जब निर्माण हुआ तो कश्मीर घाटी में अस्थायी झीलें बनी, और जो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से भर गई थी, और इन्हें अवसादों को हम करेवा कहते हैं। करेवा कश्मीर घाटी क्षेत्र में पाए जाने उपजाऊ हिमनद नदी व झील के अवसाद हैं। इन अवसादों का उपयोग केसर व चावल की खेती के लिए, अखरोट की खेती के लिए पंपोर डिस्ट्रिक्ट में, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में सॉरी किया जाता है। इसलिए हम इन्हें करेवा कहते हैं। अब आता है शिवालिक।
शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई 500 से 1500 मीटर के बीच पाई जाती है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 मीटर के बीच है, 10 से 50 किलोमीटर के बीच, सॉरी। शिवालिक को विभिन्न स्थानीय नामों से जानते थे। जम्मू कश्मीर से हम जम्मू हिल कहते हैं, उत्तराखंड में से दुधवा या धांग हिल कहते हैं, और नेपाल में से चूड़िया घाट कहते हैं, आंध्र प्रदेश में से डाफला मेरी अबोर मिस्मी कहा जाता है। डाफला मेरी और अबोर मिस्मी। शिवालिक श्रेणी के निर्माण के दौरान मध्य तथा शिवालिक श्रेणी के बीच अस्थायी जिलों का निर्माण हो गया था, जिन्हें हम कालांतर में धीरे धीरे अवसादों से भर गए, जिससे हम समतल में घाटियों का निर्माण हुआ। इन घाटियों को पश्चिमी हिमालय में दून कहते हैं। शिवालिक के पास और मध्य हिमालय और शिवालिक में जो घाटियां बनी उनको पश्चिमी हिमालय में दून कहते हैं, तथा पूर्वी हिमालय में इन्हें द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, हरिद्वार, निहंग द्वार आदि। इन घाटियों का उपयोग चावल की खेती के लिए भी किया जाता है। एक छोटा सा और बचता है, चोस। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में स्थित शिवालिक श्रेणी में मानसून के दौरान अस्थायी जल धाराओं का निर्माण होता है, जो चोस, जिन्हें चोस स्थानीय भाषा में चोस कहते हैं, और इसके द्वारा बहुत भयंकर रूप से अवनाली का अपर्दन होता है, जिसे चोस अपर्दन भी कहा जाता है। ये धाराएं शिवालिक को विभिन्न भागों में विभाजित कर देती है। तो इस प्रकार अ, हमारा हिमालय वाला पार्ट पूरा हुआ। मुख्य मुख्य विशेषताओं के रूप में उन्होंने बहुत जल्दी से इसको कवर करने की कोशिश की। तो आपका बहुत आभार। अगले वीडियो में हम मिलते हैं पूर्वांचल को लेकर।